हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल करियर मार्गदर्शन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एजुकेशन लोन के बारे में। दोस्तों आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको एजुकेशन लोन चाहिए होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि एजुकेशन लोन लेने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो आज का वीडियो जो होने वाला है एक डिटेल्ड वीडियो होने वाला है एजुकेशन लोन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम किसके बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एजुकेशन लोन लेने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। साथ ही साथ आपको बात करेंगे वीडियो में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होते हैं, यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तभी आपको एजुकेशन लोन मिलता है। साथ ही साथ बात करेंगे कि बेसिक्स टर्मिनोलॉजी, यानी कि कौन से टर्म एंड कंडीशंस पे आपको बैंक लोन देती है। साथ ही साथ बात करेंगे कि लास्ट में कि एजुकेशन लोन क्यों लेना चाहिए, आपको कब लेना चाहिए और आपको एजुकेशन लोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। ये सारा कुछ जो डाउट्स आपके मन में है आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आप भी एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि एजुकेशन लोन कैसे मिलता है तो पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। कितनी प्रकार का एजुकेशन लोन आपका होता है। सबसे पहले आता है आपका डोमेस्टिक एजुकेशन लोन। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों ये जो लोन दिया जाता है ऐसे स्टूडेंट को दिया जाता है जो भारत में रह के भारत के ही कॉलेजेस से अपना आगे की हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं। और दूसरा होता है आपका ओवरसीज एजुकेशन लोन, जो कि ऐसा स्टूडेंट के लिए दिया जाता है जो कि इंटरनेशनल यानी कि भारत से बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको दिया जाता है ओवरसीज एजुकेशन लोन। तो आज के वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं डोमेस्टिक एजुकेशन लोन के बारे में, इसका प्रोसेस के बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने वाले हैं। अगर आप ओवरसीज जो एजुकेशन लोन का वीडियो अगर आप चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं उसके बारे में, उसका प्रोसेस जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे बता सकते हैं। उस पर भी एक पर्टिकुलर वीडियो लाके हम आपको बता देंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बेसिकली किस पे कवर करने वाले हैं, डोमेस्टिक एजुकेशन लोन आपको कैसे मिलता है। सबसे इसमें आता है कि कितने समय में आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, यानी कि अगर आपने एक बार एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया तो कितने समय में आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा, यानी कि ड्यूरेशन क्या होती है आपको मिलने की। तो 1 से 4 वीक में, यानी कि लगभग 1 महीने या फिर 1.5 महीने के अंदर, ये डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से अप्लाई कर रहे हैं। तो इतने समय में आपको एजुकेशन लोन आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं एजुकेशन, अगर आप लोन का जो ये टाइम है, यानी कि जो 1 हफ्ते से आपकी 4 हफ्ते का टाइम लगने वाला है या फिर कई बैंकों में इससे भी ज़्यादा लग जाता है, इसको आप कैसे कम कर सकते हैं। तो पहला रास्ता होता है कि आपके पास अगर बैंक में कोई आपके पास ऐसे कोई पर्सन है जो बैंक में काम को वगैरह करते हैं तो आपको इजीली बैंक में आसानी से लोन आपको मिल जाता है। दूसरा होता है ऑप्शन, अगर आप टाइम को कम करना चाहते हैं, दूसरा है आपका जो सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर आपने क्लियर कर लिया है, यानी कि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं एजुकेशन लोन के बारे में, ये आपको कैसे पता होगा। आपको तभी पता होगा जब बैंक में आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके रिश्तेदार में हो या फिर आपको जानने वाला हो, बैंक में कार्य कर रहा हो, तो वो आपको पूरे प्रोसेस बता देगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखिए। जैसे आप अप्लाई करेंगे आपके डॉक्यूमेंट सारे रेडी रहेंगे तो आसानी से आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है। 2 तरीके होते हैं आपके एजुकेशन लोन को अगर आप जल्दी पाना चाहते हैं तो ये प्रोसेस होता है कि आपको सबसे पहले कोई जानने वाला होना चाहिए या फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अगर रेडी करके रखे हुए हैं, अगर आपने कभी भी लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो आपको पता होता है, तो आसानी से आप एजुकेशन जो लोन है वो जल्दी आपको मिल जाता है। टाइम कितना लगता है, 1 हफ्ते से 4 हफ्ते के बीच में आपको लग सकता है, डिपेंड करता है आपके बैंक के ऊपर। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ बैंक, यानी कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं जहां से आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके कॉलेज बैंक, दूसरे होते हैं आपके गवर्नमेंट बैंक और तीसरे होते हैं आपके प्राइवेट बैंक। इन्हीं तीनों बैंकों से आप एजुकेशन लोन ले सकते हैं। अब तीनों बैंकों के बारे में डिटेल्स में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके कॉलेज बैंक के बारे में बात करते हैं। कॉलेजेस बैंक, जो आपका कॉलेजेस बैंक होता है वो कॉलेज से कोई अलग से बैंक नहीं बनता है, बल्कि जो बैंक होती हैं हमारे भारत देश में वही उनकी ब्रांचेस आपके कॉलेजेस में हो सकती हैं। जैसे कि एसबीआई की ब्रांचेस आपके कॉलेजेस में हो सकती हैं या फिर आपके पीएनबी की ब्रांचेस आपके कॉलेजेस में हो सकती हैं। तो अगर आपके कॉलेजेस में खुद की ब्रांचेस हैं, कॉलेजेस के किसी भी बैंक की ब्रांचेस वगैरह हैं, तो वहाँ पे एजुकेशन लोन लेना काफ़ी ईजी हो जाता है। सबसे पहला कारण ये होता है कि वहाँ पे कॉलेजेस के बारे में वो पूरी जानकारी रखते हैं कि कॉलेजेस अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप आगे चल के जॉब पा सकते हैं या फिर नहीं पा सकते हैं, प्लेसमेंट आपका हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। कॉलेजेस की जो बैंक होती हैं उनको काफ़ी ज़्यादा पता होता है, तो वो अगर आप वहाँ से अगर आप जॉब के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आसानी से आप लोन को प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड आते हैं आपके गवर्नमेंट बैंक। गवर्नमेंट बैंक से अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, उसके बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट आपके एसबीआई आ गया, पीएनबी आ गया, यूनियन बैंक आ गया, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, ये सारे जो बैंक होती हैं वो गवर्नमेंट बैंक है हमारी। इसके साथ साथ बात करते हैं, अगर आप यहाँ से आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें प्रोसेस जो होता है काफ़ी लंबा होता है।
क्योंकि इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स में ही काफ़ी ज़्यादा आपको उलझा दिया जाता है। कई सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, और जो प्रोसेस होता है लोन लेने का वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको एजुकेशन लोन मिल ही नहीं पाता है। इसके बाद आता है आपका तीसरा बैंक। तीसरा बैंक जो आपका होता है वो होता है आपका प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको एजुकेशन जो लोन चाहिए होता है वो काफ़ी इजीली मिल जाता है। आधार कार्ड वगैरह दीजिए और अपना एजुकेशन लोन आप ले लीजिए। इसमें कौन सा आता है, आईसीआईसीआई बैंक आपका हो गया। ये सारे कुछ एग्जाम्पल के रूप में हैं। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि कौन से बैंक से हमें एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए। इन तीनों में से कौन सा एजुकेशन लोन हमारे लिए बेस्ट होगा, कौन से बैंक। तो सबसे पहला आता है कि अगर आपके कॉलेजेस में बैंक है तो वहाँ से आप जरूर अप्लाई करिए, अब वहाँ से मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेकंड, आपके पास ऑप्शन होना चाहिए आपके प्राइवेट बैंक। अगर आप वहाँ से नहीं कर पा रहे हैं, कॉलेज बैंक से नहीं मिल पा रहा है, तो आपको जाना चाहिए प्राइवेट बैंक के लिए। प्राइवेट बैंक का आसानी से आपको लोन मिल जाता है। यहाँ से भी नहीं होता है देन आपको गवर्नमेंट के लिए जाना चाहिए। इसमें प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है और यहाँ पे बहुत डिटेल्स में आपके डॉक्यूमेंट्स पे आपकी क्वेरीज की जाती है। तो ये था हमारे बैंक के बारे में। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि एजुकेशन लोन लेने का प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस सिंपल सा होता है। सबसे पहले आपको बैंक में विजिट करना होगा, यानी कि बैंक में जाना होगा। इसके बाद वहाँ पे पूछना होगा कि क्या एजुकेशन लोन हमें मिल सकता है। इसके बाद एजुकेशन क्या आपको फॉर्म दिया जाता है, एजुकेशन लोन का फॉर्म आपको मिलता है। इसके बाद एजुकेशन फॉर्म जब आपको मिल जाता है तो उसमें कई सारे पेजेस होते हैं, कई सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कई सारे डिटेल्स उसमें आपको होती है, उसको आपको फिल करना होता है। उसको फिल करने के बाद आपका जो लोन है वो सैंक्शन हो जाता है और 1 से 4 हफ्ते के बीच में, जैसे कि हमने बात किया कि 1 महीने या फिर 1.5 महीने के अंदर ही आपका लोन वहाँ पे आ जाता है। तो इस प्रकार से होता है इसका कुछ प्रोसेस। दोस्तों एजुकेशन लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपके डॉक्यूमेंट्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तभी आपको एजुकेशन लोन मिलता है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दोस्तों एजुकेशन अगर आप लोन चाहिए तो सबसे पहला आपको पता है कि आपको एजुकेशन लोन आपको फॉर्म आपको बैंक द्वारा दिया जाता है, उसको आपको फिल करना होता है। उसमें कई सारे डिटेल्स होते हैं जो आपको फिल करने होते हैं। दूसरा आता है आपका एडमिशन लेटर। दोस्तों आप जैसे ही कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं तो आपको एडमिशन लेटर भी आपको दिया जाता है, वो आपको कॉलेजेस द्वारा मिल जाता है। जिस भी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हैं, एडमिशन के बाद आपको एडमिशन लेटर मिल जाता है। नेक्स्ट आता है आपके पास फीस स्ट्रक्चर की जो कॉलेजेस की सील होती है वो आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों अगर आप कॉलेजेस में एडमिशन ले जा रहे हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की फीस आपको पे करनी पड़ती है और इसके बाद आपको आपके लोन आपको वहाँ पे सैंक्शन किए जाते हैं, यानी कि लोन आपको इसके बाद ही मिलता है। यानी कि फर्स्ट ईयर में आपको लोन नहीं मिलता है, फर्स्ट ईयर की फीस आपको पे करनी पड़ती है और इसके बाद आपको लोन के लिए अप्लाई करना होता है। इसके बाद आपको कॉलेजेस द्वारा 4 साल की जो आपकी फीस है उसको ही आपको कॉलेजेस द्वारा पूरा बनवा के देना पड़ेगा कि आपको इतना इतना फीस आपको पे करना है और उसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको बैंक में सबमिट करना होता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको जो आपकी लोन होता है वो नहीं मिलता है, फर्स्ट ईयर की फीस आपको खुद पे करनी पड़ती है। इसके बाद बैंक आपको फीस जो है आपको वहाँ पे लौटा देता है आपकी, लेकिन फर्स्ट ईयर की फीस आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। चौथा आता है आपके प्रोसेस ऑफ कॉलेज, ये आपको सबमिट करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपके पास आइडेंटिटी कार्ड आपको देना पड़ता है। इसमें क्या दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, कोई आईडी है तो उसको आप दे सकते हैं। तो ये आपकी आइडेंटिकल जो प्रूफ होता है ये आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एक को सबमिट करना पड़ता है। साथ ही साथ पासपोर्ट था आपको फोटोग्राफी यहाँ पे मांगी जाती है, आपके पास पासपोर्ट साइड फ़ोटो आपको यहाँ पे देना पड़ता है। साथ ही साथ आपका एक एड्रेस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड या फिर आपके ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर मांगा जा सकता है। साथ ही साथ आपके डोमेस्टिकल मार्कशीट वगैरह आपको जैसे कि 10th की मार्कशीट हो गई या फिर 12th की मार्कशीट हो गई, ये आपको सबमिट करना होता है। आपके अगर आपने गैप लिया हुआ है, जैसे कि कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो 12th के बाद 1 या 2 साल का गैप लेते हैं, तो वो गैप सर्टिफिकेट भी आपको लेना पड़ता है। लेकिन वो सिर्फ ऐसे स्टूडेंट के लिए होता है जिन्होंने गैप लिया हुआ है। अगर आपने 12th के बाद डायरेक्ट आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट नहीं देना पड़ता है। साथ ही साथ आपको पैन कार्ड भी देना पड़ता है। अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप पेरेंट्स का भी पैन कार्ड वहाँ पर लग सकता है। आप ये समझिए कि अगर आप 18 साल से कम हैं तो आप लोन नहीं ले सकते हैं, आपके पेरेंट्स के नाम पर आप लोन ले सकते हैं। अगर आप 18 साल के हो गए हैं तो आपके नाम पर ही आपको लोन मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, एग्ज़ाम्स के बारे में। कई सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे एडमिशन के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह देना पड़ता है, या फिर कई सारे कॉलेजेस होते हैं आपके मेरिट बेस पे एडमिशन दे देते हैं। तो ये भी आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आपने एडमिशन कैसे लिया हुआ है। आपने इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू लिया है, इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू लिया है तो उसका स्कोर कार्ड वगैरह आपका कैसा था। इसके साथ साथ बात करते हैं अगर आप मेरिट बेस पे लिए हैं तो आपका मेरिट यानी कि 12th में परसेंटेज वगैरह कैसा था, ये भी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। इसके साथ साथ आपकी जो देखी जाती है वो होती है परसेंटाइल इनकम, प्रूफ भी दिया जाता है कि आपकी इनकम वगैरह कैसी है, इनकम सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पे मांगा जाता है। तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए तभी आपको एजुकेशन लोन मिलता है।
दोस्तों अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैंक सबसे पहले आपको देखना चाहते हैं, आपके रेवेन्यू वगैरह देखना चाहता है, आपकी इनकम वगैरह देखना चाहता है। तो कैसे देखता है बैंक? सबसे पहले आता है कि अगर बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके जो पेरेंट्स हैं अगर वो कहीं पे जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उनके लिए क्या प्रोसेस है। सबसे पहले वो देखेंगे कि लास्ट 2 ईयर का आपका आईटीआर क्या है, साथ ही साथ फॉर्म आपके 16 जो आपकी इनकम होती है उससे रिलेटेड आपको मिल जाता है। इसके साथ साथ लास्ट 3 मंथ आपकी जो सैलरी स्लिप है वो आपको देनी पड़ती है, बैंक में सबमिट करना पड़ता है। साथ ही साथ लास्ट 6 मंथ आपका जो बैंक में स्टेटमेंट वगैरह है वो कैसा है, ये सारा कुछ आपको देखा जाता है। ये उनके लिए है जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट में कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको मंथली सैलरी वगैरह मिल रही है, या फिर प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, उन स्टूडेंट के लिए है। दूसरे आते हैं ऐसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स जो है वो बिजनेस वगैरह करते हैं। अगर आपके पेरेंट्स जो है बिजनेस वगैरह करते हैं तो आपके पास क्या प्रोसेस होता है, बैंक आपकी इनकम वगैरह कैसे देखती है। तो सबसे पहले देखती है आपके लास्ट 3 ईयर का जो आपका आईटीआर वगैरह है वो कैसा है, साथ ही साथ आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपकी सीट्स वगैरह कैसी है, साथ ही साथ यहाँ पे देखता है आपका लास्ट 12 मंथ में आपका बैंक में स्टेटमेंट वगैरह आपका कैसा है। तो ये पूरा देखती है बैंक कि आपका इनकम वगैरह कैसे है। अब तीसरे प्रकार के ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको पेरेंट्स वगैरह भी नहीं होते हैं। सबसे पहले हमने बात किया था कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पेरेंट्स जो गवर्नमेंट वगैरह जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो उनकी स्लिप वगैरह ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। दूसरे आते हैं आपके जो बिजनेसमैन होते हैं, ऐसे पेरेंट्स के बच्चे जो होते हैं वो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अब आते हैं तीसरे प्रकार के स्टूडेंट जिनके पास ऐसे होते हैं जो किसान के बेटे होते हैं, गांव से वगैरह से आए होते हैं, एग्रीकल्चर से होते हैं, या फिर ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनके पेरेंट्स ही नहीं होते हैं, या फिर पेरेंट्स होते हैं तो उनकी जो फाइनेंशियली इनकम होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो उनके लिए क्या प्रोसेस होता है? तो उनके लिए होता है कि आपको एक सर्टिफिकेट ला के देना होता है जो तहसीलदार से बना हुआ होता है, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर जो आपके स्टेट में होते हैं वहाँ पे आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह पे वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, तभी आपको यहाँ पे लोन वगैरह मिलता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और इनके यही एक तरीका होता है लोन लेने का। सबसे पहले बैंक आपका स्टेटमेंट वगैरह देखता है, आपका बैलेंस वगैरह देखता है और इस प्रकार से बैलेंस आपको देखा जाता है। तो स्ट्रॉन्ग जो चांसेस होते हैं इसमें आपके काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। यानी कि अगर आप एक एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, अब बैंक आपको लोन क्यों देता है? ताकि वहाँ से आपको वो चार्जेस करता है। सबसे पहले तो आपको इंटरेस्ट पे आपको बैंक देता है लोन, और इंटरेस्ट आप कैसे चुका सकते हैं? अगर आप लोन ले रहे हैं तो बैंक को वो लोन रिकवर भी करना है। अब आपके पास तो पैसा है नहीं, अगर आप किसी ऐसे फैमिली से आते हैं जो किसान फैमिली से है, आपके पेरेंट्स नहीं हैं, आपकी जो इनकम है काफ़ी कम है, तो बैंक उसको कैसे कवर करेगा? उसके कारण कई सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको लोन नहीं मिल पाए। तो उसका कारण ये होना चाहिए कि आपका जो कॉलेज होना चाहिए वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए। कॉलेज स्ट्रांग होने का मतलब क्या है? अगर आप आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर ट्रिपल आईटी जैसे कॉलेजेस, आपके भारत के जो टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं जहां पे एडमिशन के लिए आपको टॉप एंट्रेंस एग्जाम आपको देके आपको वहां पे एडमिशन मिलता है, तो ऐसे कॉलेजेस में अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको बैंक काफ़ी आसानी से लोन दे देगा। अगर आप एग्रीकल्चर या फिर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पे आपके पेरेंट्स की जो इनकम है काफ़ी कम है, तो आपके जो कॉलेजेस है वो काफ़ी आपको सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अगर आपके जो कॉलेजेस है आप एक नॉर्मल कॉलेजेस से कर रहे हैं जहां पे कॉलेजेस के बारे में ज़्यादा वो हाईलाइटेड कॉलेजेस नहीं है, काफ़ी अच्छा कॉलेजेस नहीं है, और आप लोन लेना चाहते हैं, तो हो सकता है कि आपका लोन रिजेक्ट कर दिया जाए और आपको लोन ना मिले। तो स्ट्रॉन्ग चांसेस आपके होते हैं। आपकी सैलरी स्लिप वगैरह अच्छी है, अगर आप बिजनेस वगैरह के बिजनेसमैन के आपके जो पेरेंट्स है वो बिजनेस वगैरह करते हैं, या फिर ये इसमें आपके ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके लिए आपको या तो सर्टिफिकेट ला के देना होता है, या फिर आपके पास ये भी ऑप्शन होता है कि आपका जो कॉलेज होना चाहिए काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए अगर आप इस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट बात करने वाले हैं इसके बेसिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में, यानी कि कौन से टर्म एंड कंडीशंस पे बैंक आपको लोन देता है। तो सबसे पहले आता है कि इंटरेस्ट, यानी कि कौन से इंटरेस्ट रेट पे आपको यहाँ पे आपको लोन मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो अगर आप पीएनबी बैंक से लेते हैं तो पीएनबी बैंक का जो अभी का इंटरेस्ट रेट है वो है लगभग 9.15% आपका है। एसबीआई की बात करते हैं तो आपका लगभग, एसबीआई में थोड़ा कम लगता है, एसबीआई में आपका लगभग 8.55 आपका जो होता है वो होता है। तो अलग अलग बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अलग अलग होता है, तो इस प्रकार से आपको दिया जाता है। अभी स्क्रीन पे आप देख भी पा रहे होंगे शायद, अलग अलग बैंक का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो अलग अलग होता है। तो इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे इस प्रकार से होता है। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में पहला ये आता है। दूसरा आता है आपका टर्मिनोलॉजी पीरियड्स, यानी कि कितना समय दिया जाता है आपको जो आप लोन ले रहे हैं।
आपको कितने समय में आपको उसको पे करना होता है। तो सबसे पहले आपको इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक से लोन लेते हैं, अगर आप बीटेक कोर्स करने जा रहे हैं तो 4 साल और 1 साल को आपको यहाँ पे टेन्योर आपको पीरियड छूट मिलता है। यानी कि अगर आप 4 साल के बाद अगर आप बीटेक कोर्स करते हैं और 1 साल आप जॉब को नहीं मिलता है तो भी आपको 1 साल बैंक समय देता है कि आप 1 साल का टाइम ले लीजिए और कहीं पे भी जॉब वगैरह को सर्च कर लीजिए और जॉब लेने के बाद बैंक का जो इंटरेस्ट वगैरह है वो आप पे करिए धीरे धीरे, जो आपने लोन लिया है उसे धीरे धीरे आप पे करिए। तो बेसिकली 1 साल का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाता है और बेसिकली पूरा जो टाइम दिया जाता है लोन को पे करने के लिए वो होता है 10 से 12 साल। तो 5 साल तो आपको यहाँ पे निकल जाता है अगर आप जॉब नहीं पाते हैं। बीटेक वगैरह कोर्स कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस होता है कि आपका प्लेसमेंट लग जाता है और आसानी से जॉब वगैरह आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिल पाता है तो आपको 1 साल का यहाँ पे बैंक आपको छूट भी देती है कि 1 साल आप आसानी से आप चीज़ों को सीख जाइए, कहीं पर जॉब वगैरह लग जाइए और इसके बाद बैंक का जो लोन लिया है आपने आपको पे करना होता है। इसके बाद अब प्रोसेस आता है सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका जो रिवेन्यू टेन्यूर होता है वो कैसा होता है, आपको यानी कि बैंक कैसे आपसे पेमेंट लेती है। तो सबसे पहले ये डिपेंड करता है कि आपके कितने ज़्यादा आप अब कमा रहे हैं, यानी कि आपकी जो अर्निंग है वो कैसी है। तो अर्निंग अगर आपकी 1 लाख रुपए पर मंथ है तो आसानी से आप पे कर सकते हैं कि भैया आपने 3 से 4 लाख आपने लोन लिया था। आप एक शेड्यूल बना सकते हैं कि महीने में मैं 40,000 दूंगा या फिर 20,000 दूंगा, ये एक शेड्यूल बनता है। वो डिपेंड करता है आपके सैलरी के ऊपर कि आप कितना महीने का कमा रहे हैं। जितना भी आप महीने का कमा रहे होते हैं उसमें से आप जितना भी चाहें बैंक को धीरे धीरे आप पे कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो 3 लाख लोन लेते हैं, फिर 4 लाख लोन लेते हैं। जैसे कि आप सपोज कर लीजिए कि आपने 3 लाख बैंक से लोन लिया था पढ़ाई के लिए और इसका जो इंटरेस्ट रेट वगैरह अगर आप ऐड करते हैं तो लगभग 4.5 लाख रुपए के अराउंड में पहुंच जाता है 4 साल के बाद। अब इसके बाद अगर आपने महीने का आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि आपका जो इंटरेस्ट वगैरह है आप पे करना चाहते हैं जिसके बेस में वो आप देना चाहते हैं 8,000 या फिर आप 10,000 रुपए के आसपास हर महीने आपको पे करना होगा, 2 से 3 साल में आपका एजुकेशन लोन जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप महीने का 1 लाख रुपए के आप कमा रहे हैं, काफ़ी अच्छा पैकेज वगैरह आपको मिल गया है तो आप आसानी से 2 से 3 महीने या फिर आप चाहें तो 6 महीने का बना सकते हैं, साल भर का बनवा सकते हैं। वो इस प्रकार से आपका पेमेंट जो टेन्योर होता है वो बैंक आपको बना के दे देती है कि इतने समय में आप इसको पे करना है, आपको पूरा शेड्यूल बना के दे देती है, इतने महीने में इतना आपको पैसा हर महीने आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो ये होता है आपका रीपेमेंट टेन्योर। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कोलेटरल। ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है, कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम एजुकेशन लोन लेने जा रहे हैं तो क्या हमें कुछ गिरवी रखना है, यानी कि क्या चीज़ें हम रख के लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहला आता है यहाँ पे एजुकेशन जो आप लोन लेने जा रहे हैं अगर आप उसके बारे में थोड़ा सा समझ जाइए। तो अगर आप 4 लाख रुपए से कम ले रहे हैं एजुकेशन लोन तो इस पे आपको कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। बिना कुछ गिरवी रखे आप यहाँ से आसानी से किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। अब दूसरा आता है कि अगर आप 4 से लगभग 7.5 लाख रुपए तक अगर आप लोन ले रहे हैं तो कुछ आपको यहाँ पे एक दोस्तों अगर आप 4 से 7.5 लाख रुपए के बीच में अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको एक थर्ड पार्टी की एक गारंटी देना होता है। कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जो आपको गारंटी ले कि हाँ अगर ये पर्सन लोन नहीं पे कर पाता है तो मैं पे करूँगा। तो आपको गारंटी वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तब पड़ती है जब आपका जो लोन ले रहे हैं वो 4 से 7.5 लाख रुपए के बीच में है। लेकिन अगर आप 7.5 लाख रुपए से ज़्यादा या फिर कई सारे बैंकों में 10 लाख रुपए ये होता है तो अलग अलग बैंकों में ये डिसाइड होता है कि 7.5 या फिर 10 लाख रुपए से अगर आप ज़्यादा का लोन लेते हैं तो कुछ न कुछ आपको गिरवी रखना होता है। अब गिरवी में क्या रख सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट आता है। तो गिरवी अगर आप कुछ रखना चाहते हैं तो गिरवी रखने के लिए आप एक लैंड रख सकते हैं, आपके पास ज़मीन है उसका रख सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास गोल्ड वगैरह है, गोल्ड नहीं है तो अगर आपके पास घर है तो उसको आप गिरवी रख सकते हैं। कार वगैरह है, कार वगैरह तो अभी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में नहीं है, उसकी प्राइस जो है काफ़ी डिक्लाइन होती रहती है समय के अनुसार। लेकिन आपका जो घर है इसके साथ साथ अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई ज़मीन वगैरह है, साथ ही साथ अगर आपके पास गोल्ड वगैरह है तो आप गिरवी रख सकते हैं। कब रखना पड़ता है, 4 लाख पे आपको कुछ भी नहीं रखना है। 4 से 7.5 लाख रुपए के बीच में आपको कुछ गारंटी देना होगा और 7.5 लाख या फिर कई बैंकों में 10 लाख जो होता है वहाँ से अगर आप इतना लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको देना पड़ता है, बेसिकली कुछ आपको गिरवी रखना होता है। आई होप इसके बारे में आप समझ गए होंगे।
दोस्तों आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो जानना चाहते हैं कि किस किस चीज़ के लिए हम लोन ले सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि आप जो इंस्टीट्यूशन फीस है, यानी कि कॉलेज की जो आपकी फीस लगने वाली है, उसके लिए आप लोन ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके हॉस्टल फीस या फिर मेस फीस के लिए आप लोन ले सकते हैं। इसके साथ अगर आपको लैपटॉप चाहिए तो उसके लिए भी लोन मिल जाता है, बुक्स चाहिए या फिर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इन सभी के लिए लोन मिल जाता है। लेकिन हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप ये सारे लोन्स मत लीजिए, क्योंकि ये सारे जो आपकी जो प्रोसेस होता है लोन लेने का, उसमें कई सारे आपको प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। तो अगर आप इंस्टीट्यूशन फीस के लिए ले रहे हैं तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि आपकी जो कॉलेज की फीस लगने वाली है उसी के लिए लीजिए। लैपटॉप वगैरह के लिए ले रहे हैं तो लगभग कई सारे बैंकों में 50,000 रुपये के आसपास, या फिर कई सारे बैंकों में कोई लिमिट्स नहीं होती है, 1 लाख या फिर 1.5 लाख का भी लैपटॉप वगैरह आप ले सकती हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, इन सारे चीज़ों के लिए आप लोन्स ले सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था कि कौन से स्टूडेंट को लोन लेना चाहिए और लेना चाहिए या फिर स्टूडेंट को लोन या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, उनको अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, तो उनके लिए तो कंपलसरी है, उनको तो जरूर लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई अपना छोड़ देंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो काफ़ी ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पेरेंट्स जो है वो कैपेबल नहीं है आपकी फीस पे करने में, उनको तो जरूर लेना चाहिए। अब दूसरे प्रकार के ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनके पेरेंट्स कैपेबल होते हैं, यानी कि उनके पेरेंट्स अच्छा खासा कमा रहे होते हैं, उनके घर में काफ़ी अच्छी इनकम होती है, लेकिन अब उनको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो आपके ऊपर एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है कि हमें पढ़ाई करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के बाद हमें एजुकेशन लोन भी हमें चुकाना है अपने पैसे से। तो उसके बाद आपकी जो पढ़ने का तरीका होता है वो आपका काफ़ी ज़्यादा बदल जाता है। आपके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई करने के बाद आपको अच्छे से काम वगैरह कहीं पर सर्च करना है, कहीं पर जॉब वगैरह करना है, और अपना जो एजुकेशन लोन है उसे ख़त्म करना है। वैसे तो आपके पेरेंट्स कैपेबल होते हैं तो आपको आसानी से लोन भी मिल जाता है, तो आपको ज़रूर भी लेना चाहिए। अगर आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनके पेरेंट्स कैपेबल हैं फीस को पे करने में, फिर भी आपको एजुकेशन लोन ले सकते हैं। या फिर ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनके पास पैसा ही नहीं है, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। तो एजुकेशन लोन अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये था पूरा एक डिटेल्ड वीडियो एजुकेशन लोन के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। और ऐसे जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसे ही जानकारी यहाँ पे आपको मिलती रहती है। दोस्तों आई होप ये जानकारी अच्छी लगी, वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।